नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा में मुसलसल 2 साल लंबी जंग और उसके बाद सीज फायर, लेकिन क्या इसराइल को इसमें अपना हदफ हासिल हुआ, अपना लक्ष्य हासिल हुआ जिसके लिए उसने ये जंग लड़ी? क्योंकि आज भी हमास के लड़ाके गजा में हैं और ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अपनी जगह कायम है। जी हां, ईरान आज भी कायम है और खुलकर रेजिस्टेंस या फिलिस्तीन के लिए मुकावमत को सपोर्ट करने की बात पर अब भी अडिग है। तो बदला क्या? कुछ भी नहीं। बस इतना हुआ कि इसराइल ने ईरान, हमास, हिजबुल्लाह की लीडरशिप को नुकसान पहुंचाया। बहुत से बड़े लीडर इस जंग में मारे गए, चाहे वो ईरान की पासदारान इस्लाम यानी IRGC की टॉप क़यादत हो या फिर हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह। वहीं हमास के लोगों की तो गिनती ही नहीं है। इस्माइल हानिया और यहया सिनवार जैसे कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन रेजिस्टेंस या मुकावमती तंजीमों पर नज़र रखने वाले वेस्ट एशिया एक्सपर्ट कहते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए जानों का नजराना पेश करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो मानते हैं कि अक्सा या फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए निकले हैं तो जान तो जाएगी ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसराइल के जरिए इतना सब करने के बाद भी ईरान और उसकी प्रतिरोध की धुरी बरकरार है। मिडिल ईस्ट में रहकर लंबे वक्त तक उसे कवर करने वाले भारतीय सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि ईरान आज भी मुकावमत को सपोर्ट कर रहा है और भरपूर सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान मुकावमत या फिलिस्तीन के लिए संघर्ष से पीछे नहीं हटा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि मुकावमत या रेजिस्टेंस शिया ग्रुप से हटकर सुन्नी तंजीमों के हाथ में आ गया है। लेकिन अशरफ जैदी इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि ईरान मुकावमत को शिया सुन्नी की नज़र से नहीं देखता है। जहां भी हक की वाजिब लड़ाई जारी है, ईरान उसे सपोर्ट करता है। गजा में सुन्नी ग्रुप हमास को सपोर्ट करना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और आज अगर हमास गजा में इसराइल के साथ सीज फायर के लिए राजी हुआ है तो ये बिना ईरान के इशारे के मुमकिन नहीं है। आरोप तो ये भी लगता है कि पिछले कुछ महीनों में ईरान समर्थित ग्रुप या तंजीमें मिडिल ईस्ट में एक खास साजिश के तहत कमजोर कर दिए गए। पहली नजर में देखें तो ऐसा लग सकता है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। अशरफ जैदी बताते हैं कि ईरान हिमायती सबसे बड़े मुकावमती ग्रुप हिजबुल्लाह की बात करें तो वो आज भी मजबूत है। बस पिछले कुछ महीनों से हिजबुल्लाह शांत इसलिए है क्योंकि लेबनान में सीज फायर इसराइल और लेबनान की सरकार के बीच हुआ है। और हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन ही नहीं बल्कि लेबनान की सरकार में हिस्सेदार एक सियासी पार्टी भी है। ऐसे में लेबनान गवर्नमेंट को पसोपेश का सामना करना ना पड़े इसलिए वो चुप है। लेकिन दुनिया ने ऐसा देखा है कि अमेरिका और इसराइल के जरिए लेबनान की सरकार पर बनाए जा रहे हिजबुल्लाह को डिसआर्म करवाने वाले सारे हथकंडे फ्लॉप रहे हैं और हिजबुल्लाह ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद आते हैं ईरान समर्थित यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर्स। गजा में हमास के फैसले के बाद वो खामोश हो गए हैं, यानी उन्होंने इसराइल पर हमले करना बंद कर दिया है क्योंकि इसराइल हमास सीज फायर हो गया है। हूतियों या अंसारुल्लाह ने इसराइल पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन हूती लीडर मेहंदी अल मश्त ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल ने गजा में जो किया वो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, अपराध है। अब समय आ गया है कि सभी अरब और मुस्लिम देश एक साथ आएं और फिलिस्तीनी जनता की हिफाजत करें। यमन में हूती हुकूमत के प्रेसिडेंट मेहंदी अल मश्त ने साफ कहा कि यमन के अंसारुल्लाह हमास इसराइल जंगबंदी की निगरानी करेंगे और मानवीय सहायता के वितरण पर नजर रखेंगे।
अगर इस काम में कोई भी बाधा या दिक्कत पेश आई तो हूती इसका जवाब देंगे। मिडिल ईस्ट से जुड़े जानकारों का मानना है कि हूतियों की ये चेतावनी सिर्फ बयानबाजी नहीं है। रेड सी में जहाजों पर उनके हमले इस बात के संकेत हैं कि वो इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ईरान हिमायती हूती सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहे हैं। हाल के महीनों में उन्होंने इस्राएली या पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों को भी निशाना बनाया है। ऐसे में उनकी नई चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर फिलिस्तीन के लिए आवाज उठानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि वैसे भी ये यमन की एक निजी लड़ाई नहीं है। ईरान हिमायती ये देश अरब खित्ते का वाहिद या एकमात्र ऐसा अरबी मुल्क रहा जिसने फिलिस्तीनियों के हक के लिए अपने सिर पर कफन बांधकर जंग लड़ी। इस जंग में यमन को कम नुकसान नहीं हुआ। उन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर से लेकर पूरी कैबिनेट गंवानी पड़ी इस्राएली हमले में, लेकिन हूती अब भी डटे हैं और ये तय है कि अगर इस्राएल ने गजा में पिछली बार की तरह सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तो हूती फिर इस्राएल पर मिसाइल मारना शुरू कर देंगे। तो ये तो हो गई ईरान और उसकी हिमायती तंजीमों की बात, लेकिन जब गजा को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आसपास के अरब मुल्क या खित्ते के अरब मुल्क इस्राएल के साथ गलबैयां डालकर दोस्ती की पिंगे लड़ा रहे थे। जी हां, एक रिपोर्ट में बहुत बड़ी खबर आई है जिसके मुताबिक जब गजा के अंदर इस्राएल की आक्रामकता कहर बरपा रही थी, महिलाओं और बच्चों की जान जा रही थी, अरब मुल्क दुनिया भर की बातें कर रहे थे, अलग अलग मंचों से इस्राएल को लताड़ रहे थे, या यूं कहें कि अवाम को दिखाने के लिए इस्राएल को लानतें भेज रहे थे, फिलिस्तीन की 2 स्टेट थ्योरी पर बात कर रहे थे। जब कतर पर भी हमला नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात है, वॉशिंगटन पोस्ट खुलासा कर रहा है कि कई सारे अरब देश उसी वक्त में इस्राएल के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे। जी हां, मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहे थे। सोचिए, जो गजा में तबाही ला रहा हो और जिसके लिए अरब देश एक उम्मा की बात कर इस्राएल के खिलाफ दिख रहे थे, लेकिन बस दिख ही रहे थे। अंदर खाने ये इस्राएल की फौज के साथ मिलकर जंग के पैंतरे सीख रहे थे। सभी जानते हैं कि मिलिट्री प्रैक्टिस किसके साथ की जाती है, उसके जो आपका दोस्त होता है। तो इस्राएल के साथ पर्दे के पीछे से दोस्ती रखने वालों में कौन कौन से अरब मुल्क थे, जरा उनका नाम भी सुन लीजिए। उनके नाम भी अखबार ने जाहिर कर दिए हैं। इनमें सऊदी अरब, यूएई और वो कतर भी शामिल है जिस पर इस्राएल ने हमास को निशाना बनाकर बाद में अटैक किया था। साथ ही इस्राएल के साथ वॉर प्रैक्टिस करने वालों में बहरीन, मिस्र और जॉर्डन भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ ईरान, जिसने 2 बार इस्राएल पर गजा में आक्रामकता के खिलाफ हमले किए और तीसरी बार इस्राएली हमले पर वो पलटवार किया कि दुनिया ने देखा। साथ ही उसकी रेजिस्टेंस फोर्सेस को ईरान अब भी पूरी मदद कर रहा है। माना जाता है कि सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट होने और जौलानी हुकूमत के आने के बाद से फिलिस्तीन के लिए चल रही ईरान हिमायती मुकावमत को झटका ज़रूर लगा है, लेकिन बावजूद इसके हमास, हूती, हिजबुल्लाह और हजदुश्शाबी सभी अपनी अपनी जगह बने हुए हैं। इस्राएल लंबी जंग में भी ना ईरान को हरा पाया, ना रेजिस्टेंस को। कहा जाता है कि फिलिस्तीन की आज़ादी की कसम खाए हुए ये लड़ाके और संगठन आपस में कनेक्ट हैं और एक दूसरे की सलाह के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं। भले ही अब सऊदी, सीरिया, इस्राएल, अमेरिका, कतर, यूएई, जॉर्डन और मिस्र इन्हें नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि रेजिस्टेंस कायम है, मजबूत है और ईरान प्रतिरोध की धुरी कमज़ोर नहीं पड़ी है और शायद फिलिस्तीन की आज़ादी तक बरकरार रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि ईरान की प्रतिरोध की धुरी या मुकावमत कमज़ोर हुई है, रेजिस्टेंस कमज़ोर हुआ है, या फिर और मजबूती के साथ अब आगे बढ़ रहा है? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक इस
शो दीन दुनिया में कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ की तरह शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। आप इसे लाइक करेंगे तो ये खुद ब खुद भी YouTube के ज़रिए आगे बढ़ता चला जाता है। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने पूरी कोशिश की है कि गज़ा जंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और अरब खित्ते से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक, मुस्लिम मुल्कों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक और इंटरनेशनल तमाम दूसरे मुल्कों की भी, दुनिया के दूसरे हिस्सों की खबर भी दीन दुनिया के ज़रिए आप तक पहुंचाएं और हम इस कोशिश में आगे भी बढ़ते रहेंगे। इसको लेकर आपके कोई सुझाव हैं, सलाह हैं, मशवरे हैं, तासुरात हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।